हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि पता है आप सभी को, RAA ऐप पर हर संडे को वीकली मॉक टेस्ट आते हैं। तो दिल्ली पुलिस से जो मॉक टेस्ट आया था दोस्तों, उसमें हम मैथ्स के उस 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों पिछले संडे में हम इसका सॉल्यूशन नहीं करवा पाया था, क्योंकि दोस्तों खेतों में बहुत बिजी होने के कारण टाइम नहीं मिला था, इसलिए कर नहीं पाए थे। तो इस संडे हम देखने वाले हैं 15 क्वेश्चनों का बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए सारे, तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये कि प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है और प्याज की खपत में भी 12.5% की वृद्धि होती है। तो प्याज की खरीद पर खर्च में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल हो कि दोनों चीज़ें आपको वृद्धि दी गई है, तो आप क्या करेंगे। 100 में जब 12.5 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 112.5 गुना यहाँ पे वृद्धि हुई है कितने की, 112.5 बटे 100। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। क्योंकि दोनों जगह वृद्धि हुई है तो दोस्तों दोनों की गुणा कर दी बटे 100। अब ये हमें पता चल जाएगी टोटल वृद्धि इसमें कितनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से 8 पॉइंट से 8.0 बढ़ जाए दोस्तों, 8 पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब से काट लेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 हुआ 25 और ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 2000 बार। ठीक है, अब फिर 5 से काट लेंगे, 5 4 20, अब 5 हुए 25। ठीक है, अब 5 4 20, 400 बार। अब फिर 5 से कटेगा दोस्तों, 5 से 5 चल 80 बार। अब फिर 5 से 9 बार। ठीक है, 5 से कटेगा 16 बार। अब 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 हुआ 25। ठीक है, तो अब दोस्तों इसी से नहीं कटेगा तो पहले गुना कर दीजिए, जब हम 16 से 16 का इसमें बाहर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 9 गुना रहेंगे, तो दोस्तों 9 पंजे 45 का 5, 4 हासिल तो 9 दूनी 18, 4 22 का 2, 2 हासिल, 9 दूनी 18, 2 20 बटे 16। ठीक है, अब इसमें 16 का बाहर देंगे तो 16 एकम 16, 4 बच गया दोस्तों 42, 16 16 दूनी 32, 10 बच गया 105, 16 छक्कम 96 पॉइंट। ठीक है, 96 कितना बच गया दोस्तों, 96। तो दोस्तों अब आप यहीं से देख लो, यानी कि 126 पॉइंट कुछ आएगा। तो यानी कि लाभ वृद्धि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों वृद्धि देखते हैं 100 से कितना ऊपर आया है तो वृद्धि है, जब 100 से कम आता तो कम ही है। ठीक है, लेकिन ये 100 से ऊपर आया क्योंकि 126 पॉइंट कुछ है, तो यानी कि 26 पॉइंट कुछ परसेंट की इसको वृद्धि हुई है। तो वो ऑप्शन देख लो। अब आप पॉइंट के आगे बाहर मत करना, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें 26 पॉइंट कुछ है, इसमें 24 पॉइंट है, इसमें 29 है, इसमें 28 है। तो इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है, हमारा 126 आया है, यानी 26 पॉइंट कुछ ऑप्शन हो रहा है, वो ऑप्शन है डी। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है 26 पॉइंट। ठीक है, तो 26 पॉइंट इसका मतलब डी ऑप्शन इससे सही जवाब हो जाएगा। आपको आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इकाई वाला सवाल है कि इकाई काउंट कैसे निकालने। तो इसमें है 263 की पावर दोस्तों 149 प्लस 263 की पावर है दोस्तों 150 प्लस 263 की पावर है दोस्तों 151। अब जब हम पावर देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पावर जो होती है इसको बहुत छोटा बना लेते हैं 4 से बाहर देकर। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि आपको पता है 4 कि हम बाद की 2 संख्याओं में 4 का भार दे लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बाद की 2 संख्या हम 4 का भार देंगे, तो यानी कि अब हमें इकाई काउंटर निकालना है, तो हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं, इकाई काउंटर निकल लो 3। इसी पावर कितने दोस्तों, 4 बटे 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1 बचेगा शेष, प्लस पावर में जो लिखते हैं हम वो लिखते हैं शेष, कि शेष कितना बचा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 की पावर लिख लो दोस्तों, यहाँ बचेगा 4 बटे 4, 10, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 शेष बच जाए। ठीक है, प्लस यहाँ पे देंगे भार तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 3। ठीक है,
अब इसकी टर्न तो यह आ जाएगा 3 + 3 × 9 + 3 × 9 = 27, 7 लिख लेंगे क्योंकि दोस्तों हमें ट्राइएंगल निकालना है। ठीक है, तो 7 और 3 10 और 9 19, यानी कि 19 में ट्राइएंगल कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 16 छात्रों औसत आयु कितनी 20 वर्ष, तो योग निकालने के लिए इनकी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 320। ठीक है, अब उसने उनमें से 5 छात्रों की औसत है 20 वर्ष है, 5 की 20 वर्ष है, तो यानी 5 की कितनी होगी 100, तथा 10 अन्य छात्रों की औसत आयु 20.4 है। जो 10 बचे उनकी है 20.4, तो इनकी गुना हो जाएगा 204 भाई, इनकी गुना हो जाए 204 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कॉलेज में 16वें छात्र की औसत आयु, तो हम निकाल लेंगे इन 15 की आयु का कुल योग कितना आ गया, तो इनका आ रहा है 304। भाई 15 बच्चों का जो योग है 304 है और 16 का जो योग है वो 320 है, तो ये यानी कि ये जो 16वां बच्चा है इसकी आयु कितनी होगी, इसकी उम्र कितनी होगी, तो 320 में से 304 घटा दो, यानी कि उसकी जो आयु होगी दोस्तों 16 वर्ष होगी। कितनी वर्ष होगी उसकी आयु 16 वर्ष होगी। 16वें छात्र की जो औसत आयु है वो 16 वर्ष हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों जब आपने इस मॉक टेस्ट को नहीं लगाया है तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आपको पता चलता है कि आप मतलब कितने पानी में और आपको कितनी अभी मेहनत की आवश्यकता है, कितना अभी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो अब उसी के बाद आप इसको देखना सॉल्यूशन को, अगर आप पहले देखेंगे तो फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपको सारे उत्तर पता है नहीं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद से सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 4360 रुपये की राशि को ABCD में इतने के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इतने के अनुपात में दिया गया, तो परिणाम सब यानी कि उसमें क्या अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 4360 को दोस्तों इसके हिसाब से बांटेंगे कि A B C और D क्या अनुपात में बांटना था, 3 4 5 और 8 के अनुपात में बांटने थे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अनुपात में बांट लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, भाई इतनी की राशि थी इतनों में बांटना है, तो सबसे पहले ना 2 जोड़ लेंगे, 8 5 13 4 7 3 20 यानी 20। तो अब हम इन्हें देख लेंगे अगर इस हिसाब से बांटते तो इन्हें कितने कितने रुपये मिलते। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 2 से 2 दूनी 4 2 2 2 8 16, यानी कि 8 की वैल्यू यानी 218। तो अब 3 की गुणा करेंगे इसमें, यानी कि 8 को कितना पैसा मिलेगा, तो 8 मिलेगा 3 8 24 4 2 हासिल 3 2 5 और 3 2 6, इससे 654 मिलते हैं दोस्तों। इस हिसाब से बढ़ते बी को कितने बचते 4 बट्टे 32 2 3 4 4 7 4 2 8, बी को इतने मिलते हैं 872। सी को कितने मिलते हैं दोस्तों 5 8 40 0 4 5 9 5 2 10, सी को दोस्तों 1090 रुपये मिलते, और डी को कितने मिलते हैं 8 8 64 4 6 8 14 4 हासिल 70, और डी को मिलते दोस्तों 70 रुपये अगर इस हिसाब से बांटते जिस हिसाब से बांटने थे। लेकिन गलती से क्या हुआ, गलती से ये हुआ कि दोस्तों उन्होंने उस राशि को किस अनुपात में बांट दिया, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 इस अनुपात में बांट दिया। तो दोस्तों इनका हमें सिंपल अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, इनका लहजा ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 120, इनका एलसीएम 120 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से 3 से 40, 40 से 30, 5 से 5 2 5 4 20 और 8 से 8 8 15 100। ठीक है, तो इनका अंजियो सिंपल अनुपात बन जा जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसे इस अनुपात में बांट लेते एक बार, 4360 रुपये को इस अनुपात में बांटेंगे कितना है दोस्तों 5 4 9 3 3 6 4 10। ठीक है दोस्तों इतना, तो अब इसे काटेंगे तो इससे दोस्तों 40 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इस अनुपात से देख लेते हैं कि ए को कितनी राशि मिलती, तो 4 4 16, ए को मिलते 1600 रुपये दोस्तों, बी को मिलते 1200 रुपये, 30 यूनिट जब इसमें कर दी 40 में 1200, सी को कितने मिलते 24 छोटे 6 960 रुपये, और डी को मिलते दोस्तों 15 जोड़े 60 600 रुपये। ठीक है, अगर इस हिसाब से बांटते तो इसे इतने रुपये मिलते, लेकिन उन्होंने इस हिसाब से बांटते यानी कि उन्हें इतने रुपये मिले। तो उसने कहा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से ऑप्शन में सही बात की गई है। इसने कहा कि ए ने 956 अधिक प्राप्त किए,
यानी कि ए ने क्या यहाँ से यहाँ 956 रुपये ज़्यादा प्राप्त किए दोस्तों? तो नहीं दोस्तों, इसने आप घटा के देखेंगे तो इसने 946 प्राप्त करे, इसने 956 रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, दूसरे में देखेंगे उसने रहा कि बी ने 318 रुपये अधिक प्राप्त किए, तो आप यहाँ से यहाँ देखें 318 नहीं है दोस्तों, 328 बैठेंगे, 328। ठीक है, अब आप देखेंगे डी ने 11 से 44 रुपये कम प्राप्त किए, तो डी ने 11 से 44 कम प्राप्त किए, यानी कि 17 से 44 में से जब 6 से 44 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 से 44, यानी कि सही बात है, इसने 11 से 44 रुपये कम प्राप्त किए दोस्तों। इसे मिलते तो 17 से 44, लेकिन मिले कितने? 600, तो इसका मतलब है सिर्फ 11 से 44 रुपये कम मिले। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों लंबा सवाल था, कैलकुलेटिव था, टाइम के लिए था, आज ये आसान था ये सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जी किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है, इतने प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने की लागत क्या है? दोस्तों जब मैदान पर समतल करने की बात हो, फर्श लगाने की बात हो, टेल लगाने की बात हो, तो इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल निकाल कर इतने की गुना कर दो तो उसकी लागत आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना दोस्तों? 96 मीटर गुना ऊंचाई 110 मीटर। अब आप दोस्तों कहेंगे कि आपको कैसा पता चला भाई कि ये ऊंचाई और आधार है? तो दोस्तों जब आप देखेंगे किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और सूत्र में क्या है? आधार गुना ऊंचाई। तो ये दोनों भुजाएं लेनी होती हैं आपको यहाँ पे। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होती है आप उसको छोड़ दो, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 146 है, यानी कि इसे छोड़ दो, ये दोनों ले लो। भाई आधा ऊंचाई लेनी होती है हमें, तो हमें क्या मतलब कोई सा भी आधा हो कोई सी भी ऊंचाई हो, हमको ये दोनों संख्याएं लेनी है। तो 1/2 अब ये दोनों संख्या गुना, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल में अब ये क्षेत्रफल निकल जा रहा है इतना। अब क्षेत्रफल में हम जब इतने की गुना कर देंगे तो हमें लागत पता चल जाएगी, इस त्रिभुज का आकार को समतल करने में कितनी लागत आएगी। तो कितना रुपया बचाया उसने 1 मीटर का? 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च बताया? 5.60। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे, तो जब ये पॉइंट नहीं ले रहा तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 जीरो, और 8 जीरो से जीरो कट जाए दोस्तों 8 से ये। ठीक है, अब यहाँ पे जब गुना करेंगे हम 2 से काट देंगे इसे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। तो दोस्तों जब आप इसको गुना करेंगे, अब दोस्तों आपको गुना भी थोड़े अच्छे तरीके से देखनी होगी। अब आप इसकी सबकी गुना करने मत देखना, सबसे पहले आप इसकी इकाई अंक की गुना करना, जैसे 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, यानी कि सबसे लास्ट में 8 आएगा। जो हम गुना करेंगे उसमें सबसे लास्ट में संख्या जो होगी वो 8 होगी, इकाई अंक 8 होगा उसमें। तो सबसे पहले आप ऐसे तरीके से देखो कि ऑप्शन कौन से में 8 है, तो आप देखेंगे इसमें 4 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें 0 ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें 4 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें लास्ट की संख्या 8 है। तो यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। टाइम बचने की वजह से क्या है कि आप लास्ट में 1-2 सवाल अगर आपसे नहीं होंगे कैलकुलेशन की वजह से किसी भी तरीके से, तो आप जब आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा तो आप इसे फिर कर लेंगे। दोस्तों मैंने 30 मिनट बचा लिए थे इस टेस्ट को देने के बाद, 30 मिनट, यानी कि मैंने 60 से 70 मिनट में शायद ये कर लिया था। ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है कि हम बाद में जो क्वेश्चन होते नहीं हैं उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम बहुत ज़रूरी से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में जाते हुए 3 घंटे में इतने किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो दोस्तों समय बराबर 2v/4। ठीक है, अगर दोस्तों वो धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो 3 घंटे लग रहे हैं उसको। दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर की बटे 4। चाल क्या होती है दोस्तों? जब विपरीत दिशा में जाती है तो x - y, यानी कि ये तो नाव की चाल है और ये धारा की चाल है जब विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, अब उसने यदि धारा की दिशा में जाते हुए 5 घंटे में, अब धारा की दिशा में देखें तो दोस्तों 5 घंटे में 55 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल सकती है 5 घंटे। तो जब दोस्तों धारा की दिशा में जाएगा तो इनकी x + y ये सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे अब इससे 3 को इससे काटेंगे 7 बार, तो यानी कि x - y बराबर 7। अब 5 से जब इसको काटेंगे तो 11,
यानी कि x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, तो x माइनस वाई निकल जाएगा दोस्तों 7 और x प्लस वाई आ जाए 11 और माइनस 7। तो जब हम इनको x माइनस वाई बराबर 7, अब दोस्तों उसने डाला धारावी चाल, यानी कि y की वैल्यू पूछी है उसने, तो हम इसे घटा देंगे आपस में। ठीक है, ये प्लस का वाई है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, तो ये कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, भाई ये प्लस है प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2y बराबर, ये कितना हो जाएगा 11 में 7 रहे तो 4, यानी 2 इधर आए बाहर में हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2, यानी y की वैल्यू आ रही दोस्तों 2। यानी कि धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो दोस्तों बहुत आसान था, अगर आपको इसकी नॉलेज है, मतलब आपने सवाल एक बार कर रखा है, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसकी दोस्तों ये सीधी टिप्स होती है कि जब आप देखें 3 संख्याएं इधर से हमें बीच में और 3 संख्याएं इधर से हमें बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, और नीचे दोस्तों 2 बार गुना हो गया प्लस, फिर 2 बार गुना और प्लस, फिर ऐसे। तो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना है, जब बीच में माइनस का चिन्ह है तो आपको इन दोनों संख्याओं को हटा देना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं माइनस चिन्ह है, तो 8.6 में से जब 0.6 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। तो इसका मतलब इसका जो सही जवाब है 1 हो जाएगा। बस आपको ये बीच वाला चिन्ह देखना है दोस्तों, जब यहाँ पे प्लस है तो जोड़ दो इन दोनों संख्याओं को, माइनस है तो इन दोनों संख्याओं को हटा दो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या है दोस्तों कि एक काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी काम के 3/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। तो उन्होंने 10 मिल, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। यानी दोस्तों ये इधर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30, और 3 से कट जाएगा 8 बार, और 8 पंजे 40, क्योंकि दोस्तों बराबर की दूसरी तरफ है वो, तो ऐसे कट जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 120, तो 3 से 4 बार और 4 से 3 बार। उसने कहा है कि उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो 1 दिन में इन्होंने कितना काम किया दोस्तों, 4 और 3 7, 1 दिन में इन्होंने काम किया 7, तो 10 दिनों में 1 दिन में काम किया 7, तो 10 दिनों में कितना किया होगा दोस्तों, 10 गुना 7, यानी 70 काम कर दिया होगा उन्होंने 10 दिन में। अब 120 में 70 कर दिया तो कितना बचा दोस्तों, 50 काम बच गया। अब उसने कहा है बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिनों में पूरा किया। तो दोस्तों सी का 1 दिन काम निकालने के लिए हमें इसमें 15 में से भाग दे देंगे 15 से, तो इससे कट देंगे 5 या 15, 5 से 10 बार, यानी सी जो है 1 दिन में 10/3 काम करता है। अब उसने कहा इसी काम के 2/3 भाग को, यानी कि 120 के 2/3 भाग को, तो 2/3 भाग इसका कितना होता है, 3 से काटे 4 बार, 40 दूनी 3 4 बार 40 दूनी 80, यानी 80 काम को सी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों सी 1 दिन में कितना काम करता है, 10/3, तो इसमें बाहर दे देंगे 10/3 से, क्योंकि दोस्तों ये 3 यहाँ पे है तो ये चला जाएगा ऊपर, 10 से 8 बार और 8 या 24, यानी कि सी जो है इस काम को अकेले 24 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों 9वें सवाल में क्या है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उससे 5% लाभ होता है तो X का मान, यानी उसने अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित किया था। तो दोस्तों आपको पता है अंकित मूल्य सबसे बड़ा मूल्य होता है, ठीक है, और लागत मूल्य जो है वो सबसे छोटा होता है अगर लाभ हुआ है तो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उसका लागत मूल्य था 100 रुपये। ठीक है, अब उसने इस पे 5% लाभ भी प्राप्त किया है, यानी कि वो जो वैल्यू यही होगी वो 105 ज़्यादा यही होगी, यानी 105/100। अब उसने राय 30% छूट दी है, तो यानी कि अंकित मूल्य पर छूट दिए, तो भाई अगर ये छूट ना देता यानी कि अंकित मूल्य और ज़्यादा होगा। छूट देने का मतलब दोस्तों 100 की चीज़ 70 में दी उसने, यही तो है मतलब उसका। लेकिन अगर हमको अंकित मूल्य पर जाना है तो हम बड़े वाले को ऊपर देंगे 100/70, क्योंकि भाई लागत मूल्य से ज़्यादा जो लाभ हुआ है तो जो अंकित मूल्य वो ज़्यादा हो रहा है, तो 105/100 कर दिया।
अब अंकित मूल्य भी ज़्यादा है तो यहाँ पे 100/70 रख दिया। ठीक है, अब 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों। अब इसे 8 जीरो से ये जीरो कट जाए तो आ जाए 1050/7। तो एक्स का मान यानी अब इसे काट देंगे तो 7 एकम 7 और 7 पन्ने 35 और 150, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य है दोस्तों वो 150 रुपये था। लेकिन उसने पूछा कि एक्स का मान, यानी कि उसने लागत मूल्य से कितने रुपये अधिक अंकित किया। तो लागत मूल्य हमारा 100 था दोस्तों, उसने 150 डाल दिया। तो कितना अधिक अंकित किया है, 50 रुपये अधिक अंकित किया उसने, यानी कि 50 रुपये ज़्यादा डाले उसने लागत मूल्य से। तो इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से मैंने हर एक सवाल को किया बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब इसमें साधारण ब्याज में उधारी दी राशि 2 वर्षों में इतनी और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों, 1600। अब 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1200। यानी कि अगर हम इसे घटाएं तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है कितना है, 400। और 1 वर्ष का निकालना है तो 2 से भाग दे दो, यानी कि 200 रुपये। यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है, 200। हमें दर निकालने दो दोस्तों। दर बराबर ब्याज गुना 100/, मूलधन कितना है दोस्तों, भाई 1 साल का ब्याज 200 है तो 2 साल का ब्याज 400। अब 2 साल के साल इसमें से मिश्र धन में से जब ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो जब 1200 में से 400 ब्याज जाएगा तो यानी कि मूलधन कितना था, 800 रुपये गुना 8 वर्ष। क्योंकि ब्याज हमने 1 साल का लिया है तो यहाँ पे 8 साल लिख लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2, 2 से 4 बार दोस्तों, 4 से 25 बार, यानी इसमें दर जो रही होगी वो 25% रही होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष, सॉरी दोस्तों दिखा नहीं हो रहा आपको, कि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 3/4 वर्षों के लिए 10,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। पूर्णकालिक निकटतम, यानी कि पॉइंट से पहले तक ही बताना है आपको, पॉइंटों में नहीं निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, 10,000 की राशि है। भाई पहले वर्ष राशि हो जाएगी 112/100, दूसरे वर्ष भी 112/100। लेकिन दोस्तों तीसरा वर्ष इसने पूरा नहीं दिया, इसने कहा है 3/4 में, 3/4, यानी कि अब इसे हम महीने बनाने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 12 से गुना, 4 × 12 यानी 3 × 9, यानी कि 9 महीने और हैं, 2 साल के बाद 9 महीने और हैं। अब दोस्तों क्योंकि हमें दर दी है 12% साल की, तो हमें इसे महीने में बनाने के लिए क्या करेंगे, भाई 12% दर है, कितने महीने की, 12 महीने की। तो 9 महीने की निकालने के लिए इसमें हम 9 की गुना कर देंगे। भाई 12 जो % दर है वो 1 साल की है, यानी कि 12 महीने की। तो 12 से जब 12 महीने में भाग दे दिया तो यानी कि 1 महीने दर आ गई 8%, और 9 महीने कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9%, यानी कि 109/100। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2। तो दोस्तों जब आप इसको काट पीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने जब मॉक टेस्ट सॉल्व किया था तो जब मैंने इसकी गुणा भी की थी तो मुझे याद है, तो मैं सीधी गुणा ही कर लेता हूँ, आप खुद से डालें, क्योंकि मैं फिर से गुणा करके देता हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, कि गुणा तो आप खुद से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसकी जो सॉल्वेबिलिटी आया था दोस्तों वो आया था 672 पॉइंट कुछ आया था दोस्तों। अब उसने क्योंकि पॉइंटों के बाद पूछा नहीं है तो मैंने पॉइंटों के बाद निकाला भी नहीं था। ठीक है, अब तो ये जो आया है दोस्तों ये मिश्र धन आया है, लेकिन उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो जब मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, तो इसमें से 10,000 को हटा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2763, यानी 3672। लेकिन उसने पूर्णकाल के निकटतम, कि दोस्तों पॉइंट के बाद भी कुछ रहा होगा, तो यानी कि उसको इस 2 को बढ़ाकर 3 कर दिया है। ठीक है भाई, 3673 दिया है उसने, 3672 आया है हमारा, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ रहा होगा। और जब दोस्तों हम पॉइंट को हटा देते तो इस संख्या को एक बढ़ा देते हैं अगर पॉइंट के बाद ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उसने लगभग में बढ़ा कर इसे 3673 कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है आपको भी। अब ये हो गया, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें दोस्तों जी दो बर्तनों ए और बी में, यानी दोस्तों 12 सवाल है, इसमें है एक बर्तन ए, एक बर्तन बी। उसने रहा है अम्ल और पानी, तो अम्ल और जल का जो अनुपात है दोस्तों वो 3:2 है। बर्तन ए में 3:2 है और बर्तन बी में 7:3 है इनका अनुपात। ठीक है, उसने रहा है ए और बी में विलयन को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि इसका 4 भाग लिया जाता है और इसका 3 भाग। ठीक है दोस्तों, ए में से 4 भाग लिया जाता है, बी में से 3 भाग लिया जाता है। ठीक है, अब उसने रहा तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, यानी कि जो परिणामी आयरन का लेटर वो क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखो कि 3:2:5, इसमें जो टोटल बिलियन है वो 5 है, इसमें टोटल बिलियन 10 है। ठीक है, क्योंकि अब हमें से बराबर करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले से फिर हम बराबर होते तो इसमें 2 गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, तो ये बराबर हो जाएगा। 2 गुना यहाँ की है तो यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही 2 ये। ठीक है, अब ये दोनों 10-10 बराबर हो रही, तो अब हम इसमें से 4 और 3 बिलियन ले सकते हैं। इसमें से 4 ले लेंगे, इसमें से 3। अब दोस्तों इसमें से 4 लेंगे तो इसमें 4 की गुना यहाँ पे कर दो, यहाँ पे भी 4 की गुना कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कर दें दोस्तों 3 की गुना। ठीक है, तो हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 और 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 4 1 5 और 2 2 4 45। ठीक है, अब ऐसे इस तरह 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिया 9 और 16 9 25। ठीक है, तो यानी जब हम इनमें से ऐसे लेंगे तो अम्ल तो हो जाएगा 45 और जल हो जाएगा 25। अब इसे दोस्तों 5 से काट लेंगे, 5 में 45 और 5 पूरे 25। तो यानी दोस्तों इस बिलियन का जो लास्ट में हम मिला के लेटा लेंगे वो हो जाएगा 9:5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस बिलियन का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक पाइप ए और बी एक 10 को क्रम से 10 घंटे, 2 पाइप है दोस्तों ए और बी। ए इसे 10 घंटे में भर सकता है और बी इसे 39 घंटे में भर सकता है। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ, तो ए बी और सी जब तीनों खोला जाता है दोस्तों तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाए दोस्तों 820 आएगा। हाँ 820 आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो जब 10 से इसमें भर देंगे तो 12, नहीं दोस्तों 40 ले लो ना, एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, तो 10 चौक 40 और जब 40 से इसमें बाहर देंगे तो ये आ जाएगा 3, 8 पंजे 40। अब दोस्तों आप देखो सी जो है खाली रहना पाइप है, आप देखेंगे ए और बी 1 घंटे में कितना भर देते हैं, 4 और 3 7, यानी कि इन्होंने 7 भर दिया होगा। लेकिन 5 जितना है टैंक में जो पानी पहुँचा है वो 5 पहुँचा है, तो इसका मतलब इसने 2 को 2 निकाल दिया होगा। 1 घंटे में इन्होंने 7 भरा और 1 घंटे में इसने 2 निकाल दिया, जब इधर टैंक में 5 पानी पहुँचा। ठीक है, तो इसका मतलब सी जो निकालने वाला पाइप है 1 घंटे में 2 पानी निकालता है, तो उसने डाला पाइप सी अकेले टैंक के 25% भार, तो 40 का 25% निकाल देंगे दोस्तों, 25/100, 25 14 100, 4 से 10 बार, यानी कि ये जो 10 टैंक जो 10 उसने तो कितने घंटे में खाली कर, ये जो 10 पानी बचा है उसमें इसको कितने घंटे में खाली कर दे रहा है दोस्तों, 1 घंटे में 2 निकालता है, तो 2 पंजे 10, यानी 5 घंटे में वो इस टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। लेकिन दोस्तों 14 और 15 थोड़े क्वेश्चन, थोड़े 14 तो नहीं दोस्तों, लेकिन 15 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो उसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। इन्होंने राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, और उसके बाद अपनी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वह अपनी यात्रा 7 घंटे में पूरी रहता है। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल, तो दोस्तों जब आप इस 7 घंटे चक्कर में पढ़े होंगे तो आपने इस सवाल को बहुत लेंथी और लंबा बना दिया होगा। लेकिन अगर आप इसे देखें कि आपने सूत्र पढ़ा होगा 2x/x+y, जब समान दूरी होती है दोनों तरफ तो इस सूत्र को लगाकर हम औसत चाल निकाल देते हैं। तो उसने यही तो कहा है दोस्तों कि पहली आधी दूरी भाई उसकी पूरी दूरी मान लो ये है, उसने पहली जो आधी दूरी है वो 40 की से तभी है, तो बाकी जो बची आधी दूरी है वो 60 की से तभी होगी। और उसने यही कहा कि जब समान दूरी चलता है तो ये सूत्र हम लगा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 2 × 40 × 60 बटे इन दोनों का जोड़ कितना हो जाए 100।
2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24 दूनी 48, यानी कि उसकी जो औसत चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अगर आप दोस्तों इस 7 घंटे चक्कर में पड़ गए कि इसकी क्या मतलब है, तो आप इस सवाल को बहुत लेंथी बना देंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15, जो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बेईमान दुकानदार का सवाल है दोस्तों। इसमें एक दुकानदार का दावा है कि वो 27 प्रति किलोग्राम चीनी बेच रहा है और 30 रुपये में लाता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले देखो वो कितने में लाया दोस्तों चीनी, उसने लाया, वो लाया 30 में, और वो ग्राहक को कितने में दे रहा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हें 27 में दूंगा, मैं 30 में लाया था। ठीक है, लेकिन वो वास्तव में दे कितना रहा है अपने धोवे से, 750 ग्राम, और ग्राहक को दिख रहा है कि 1000 ग्राम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्राहक को कह दिया कि 1000 ग्राम मिल रहा है, तो इसका मतलब उसने 3 पंजे 15 5 22, यानी कि उसने जो टोटल सामान दिया अपने वहाँ से इतना दिया। ठीक है, और ग्राहक को दिखा दिया कि मैं तुम्हें 27,000 दे रहा हूँ, 27,000। ठीक है, इन दोनों की गुना कर ली दोस्तों इसमें। ठीक है भाई, दिया तो उसने अपने घर से इतना और ग्राहक को दिखा दिया कि इतने दिया, तो उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो जब 27,000 में से 22,050 जाएंगे दोस्तों, 500 जाएंगे, तो कितना बचेगा, 0 0 5 6 में 2 4, तो 4500, यानी कि 4500 का लाभ कितने पे, 22,500 पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएंगे। अब 5 से काट लो, 5 चौक 20, अब 5 पर 25, अब 5 से कटेगा दोस्तों 5 40, वो दोस्तों 5 नहीं 45, 912। ठीक है, अब 45 से जब काटेंगे 45 से 90, यानी कि 20% इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 20% का उसको लाभ हुआ होगा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 20%, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।